तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट, विकास कहते किसे? तो डेवलपमेंट या विकास का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कॉन्सेप्शन से लेकर टिल डेथ कुछ चेंजेस आते हैं, है ना? और ये जो चेंजेस की प्रोसेस है, इसे ही किसका नाम दे दिया जाता है? विकास का नाम दे देते हैं, डेवलपमेंट का, है ना? ये चेंजेस कब से कब तक होंगे? फ्रॉम कॉन्सेप्शन, मतलब मदर जब गर्भ धारण करती है तब से ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यू रहते हैं टिल डेथ। ठीक है? तो बट एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस की प्रोसेस है, ये जो चेंजेस आएंगे, ये कैसे चेंजेस होंगे? रिलेटिवली परमानेंट। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि डेवलपमेंट किस तरह के चेंजेस की प्रोसेस है। ऑप्शन में रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी वर्ड भी यूज करता है एग्जामिनर, और सीधा परमानेंट या टेम्परेरी वर्ड भी यूज करता है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि परमानेंट होता है भाई, है ना, स्थायी होता है। वो ये भूल जाते हैं कि उसके साथ रिलेटिवली अपेक्षाकृत वर्ड भी आपने ऐड करना है, क्योंकि सम टाइम टोटली परमानेंट हो सकते हैं और सम टाइम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है? तो एग्जैक्टली नहीं हमेशा आप ये बोलोगे कि परमानेंट ही है भाई, डिपेंड करता है वो। क्लियर ये चीज? तो क्या डेफिनेशन बन गई? डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है जो कॉन्सेप्शन गर्भधारण से स्टार्ट हो जाती है, टिल डेथ कंटिन्यू रहती है। और कैसी प्रोसेस है? ये जो चेंजेस आते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखें। ठीक है? क्योंकि बहुत बार बच्चे ये करते हैं, सिर्फ परमानेंट वर्ड ही चूज कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपके दो तीन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक तो डेवलपमेंट पूछा कैसी प्रोसेस है, तो आप आंसर करोगे इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, है ना? लगातार निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है? एंड ये चेंजेस हैं, ये कैसे होंगे? रिलेटिवली परमानेंट। एंड साथ में एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज आ जाए और आप बोल दो ये डेवलपमेंट है, विकास है। नहीं, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस हैं ये एक सीक्वेंस में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, है ना? और दूसरी चीज मैंने बोल ही दी, रिलेटिवली परमानेंट होंगे। इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए। फिर चाहे फिजिकल चेंजेस होंगे, कॉग्निटिव, वो आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है? ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। उसके बाद आती हैं इसकी स्टेजेस। स्टेजेस, अवस्थाएं, चरण, इससे भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। हम यहाँ पे 8 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। अलग-अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग-अलग टाइप की स्टेजेस दी हैं, वो एक अलग बात है। हम यहाँ पे टोटल 8 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली स्टेज कौन-सी आ जाती है? प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था जिसे कहा जाता है। और क्योंकि ये गर्भावस्था है, प्रीनेटल स्टेज है, तो कब से कब तक होगी ये? बिफोर बर्थ। जन्म से पहले का जो इनसाइड मदर वूम 9 मंथ का टाइम पीरियड है, उसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज कौन-सी आ जाती है? इन्फेंसी स्टेज आ जाती है। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था या शैशवाकाल जिसे कहा जाता है, 0 टू 2 ईयर्स का पीरियड इसे माना जाता है। बट हरलॉक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हरलॉक ने क्या किया है, इन्फेंसी को, उन्होंने भी क्योंकि डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उन्होंने इन्फेंसी को सिर्फ 15 डेज या 2 वीक्स का पीरियड बताया है। तो अगर आपको 0 टू 2 ईयर्स ऑप्शन में ना मिले, या हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी शैशवाकाल को पूछे कि कितना एज इसका रहता है, तो आप इसे 15 डेज का पीरियड बताओगे अकॉर्डिंग टू हरलॉक। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यकाल। अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यकाल कब से कब तक हो गया? क्योंकि हम तो 2 साल ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो 2 से 6 साल तक का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। इसके बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अर्ली चाइल्डहुड का एक और नाम भी आ जाता है। इसे टॉय एज या टॉय स्टेज भी कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था, क्योंकि यहाँ बच्चा खेल-कूद में ज़्यादा बिज़ी रहता है। ठीक है? नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली, 3 में भी कर लेते हैं कई साइकोलॉजिस्ट, बट यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर, प्रारंभिक और अंतिम बाल्यकाल।
जो लेटर चाइल्डहुड है वो 6 से 12 साल हो जाएगा। जहाँ पीछे की स्टेज आपने ख़त्म की वहीं से अगली स्टेज आप स्टार्ट कर देते हो। और हाँ, स्टेजेस में कोई ऐसा फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि भई 6 से 12 पढ़ा है तो 6 से 12 ही ऑप्शन में आना चाहिए। 5 से 12 भी दे सकता है, 5 से 11 दे सकता है, 6 से 13 दे सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चल जाती है, कोई रिजिड नहीं रखनी है आपने चीज़ें। लेटर चाइल्डहुड को भी एक नाम दिया गया है। लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है गैंग एज। गैंग एज का मतलब हो गया कि इस एज में बच्चे को ग्रुप में रहना पसंद है। ग्रुप में रहना तो हमें हर एज में पसंद है, लोनलीनेस किसी को पसंद नहीं है, कोई रेयर ही पर्सन होगा। बट ये चीज़ जो देखी जाती है वो सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप में देखी जाती है कि अपनी गैंग ढूँढेंगे, 4-5 बच्चे एक साथ मिलके रहेंगे हमेशा, उसमें भी सेम जेंडर वाले ज़्यादातर, तो इसलिए इसे गैंग एज कह देते हैं। उसके बाद कौन-सी स्टेज आ जाती है, उसके बाद आ जाता है एडोलसेंस स्टेज। अ, किशोरावस्था, ये कब से कब तक हो जाएगा? 12 से 18 भी ले सकते हो, 19 भी, मैक्सिमम 20 साल तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ामिनर 17 भी दे, 12 से 17 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एडोलसेंस को भी एक और नाम दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन, तनाव और तूफान की अवस्था, और यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने इसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है स्टैनली हॉल। उन्होंने अडोलसेंस को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा, क्यों कहा, उसके बारे में जब अडोलसेंस चैलेंजेस के बारे में क्लास लूंगी आप में आपकी, उसमें बात करूंगी, है ना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, हम नेक्स्ट क्या हो जाएँगे उसके बाद? अडल्टहुड हो जाएँगे। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है अडल्टहुड, वयस्का काल। अब ये पीरियड कब से कब तक हो जाएगा? ये पीरियड अगर पीछे 20 लिया है ना, तो 20 से 40 ईयर्स तक। अगर यहाँ पे 20 टू 30 भी देता है या 20 टू 35 भी देता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ये चीज़? ओके। नेक्स्ट है मिडल एज या मैच्योर अडल्टहुड भी इसे कह देते हैं, मध्यावस्था। जो कब से कब, अगर 40 है तो 40 से 60 ले लेंगे यहाँ पे। एरिक इरिक्शन ने इसे 65 तक कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एंड लास्ट ओल्ड एज, वृद्धावस्था, जो कब से कब तक होगी? 60 अबव, क्योंकि हमने शुरू में ही डेफिनेशन में बोला कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो टिल डेथ ये कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है? ये तो होगी स्टेजेस की बात। सारी चीज़ें नोट करते चलें। अगर जितना मैं करवा रही हूँ उतने नोट्स भी बना लोगे, जैसे मैंने कहा है 25 मिनिमम आप स्कोर करोगे ही करोगे, 30 के 30 भी आ सकते हैं, ठीक है? बट एग्ज़ैक्टली आपको जितना एटलीस्ट मैं करवा रही हूँ उतना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर उसको भी शॉर्ट डाउन करोगे तो फिर नहीं होगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लिमिटेड रखती हूँ मैं कंटेंट को। मनोज, आपको अगर एमसीक्यू ही चाहिए तो ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, आप उनको देख सकते हो। लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी हैं, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग भी है। आप उनको एक बार देख लो, है ना? वो बहुत ज़्यादा हैं, पहले उनको करो। और अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि एक बार थोड़ा-सा थ्योरी पार्ट आपको कुछ करवा दूँ, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम के कुछ 10-15 दिन पहले एमसीक्यू स्टार्ट करूँगी, ठीक है? बट अभी से आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनाए हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू करो। एंड जितने भी बच्चों को प्रीवियस एग्ज़ाम में हेल्प मिली है मेरी क्लासेस की वजह से और मेरा एप्रिसिएशन किया है, उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू है, क्योंकि आपका जो एप्रिसिएशन है, एक्चुअली वही मुझे मोटिवेशन देता है ना? अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है मेरे लिए पर्सनली। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, ये तो होगी स्टेजेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब टाइप्स के बारे में। टाइप्स, प्रकार। अ, आपके जो ये जितने भी टॉपिक है ना, मनोज, टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज हैं, आप उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है? बाकी और भी हम करेंगे, बट कुछ सोचो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार आपको पढ़ा दूं, है ना? टाइप्स, प्रकार में अब यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है टाइप्स का भी, कि भाई इतना ही होने चाहिए टाइप्स। जैसे स्टेजेस में तो मैंने बोल दिया कि 8 स्टेजेस हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है ऐसा कि एग्जैक्टली इतने होने चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने बोला कि ये इस अबाउट चेंजेस जो हमारे अंदर थ्रू आउट द लाइफ चेंजेस आते हैं, तो वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है, रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए, अपेक्षाकृत स्थायी हों और साथ में सीक्वेंस में हों, एक क्रमबद्ध होते हैं, ठीक है? तो टाइप्स में पहला टाइप आ जाता है हमारे पास फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास।
एक चीज़ को और ध्यान रखना, यहाँ पे टाइप की जगह डोमेन वर्ड भी यूज़ कर सकता है क्षेत्र डेवलपमेंट के, आंसर आपका सेम ही होगा ये, ठीक है? तो पहला है हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। मतलब नाम से समझ आ रहा होगा, हमारी बॉडी में जो चेंज आते हैं उसे हम किसका नाम दे देते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। इसे ही हम किसका नाम देते हैं आगे चलकर? ग्रोथ भी, वृद्धि भी से ही कह देते हैं, जो कि आपको पता है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होती है। हमेशा हम ग्रो नहीं करते रहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट हमेशा हमारा नहीं होता रहेगा, ठीक है? रुक जाता है कुछ टाइम के बाद, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एज हो सकता है, बट फॉर लिमिटेड पीरियड होता है। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन के बारे में जो आपको चीज याद रखनी है वो है इसका सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है? तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी ये टर्म, अगर पहले से तैयारी कर रहे हो। सफेलोकॉडल, शिरोभिमुख जिसे कह देते हैं, और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ विकास। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सफेलोकॉडल डेवलपमेंट? शिरोभिमुख विकास कैसा होता है? तो ये कैसा विकास है? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, सर से पैर की तरफ को जो विकास होता है उसे सफेलोकॉडल कहते हैं। और फ्रॉम बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की तरफ को जो विकास होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड मदर वूम जब बच्चा डेवलप होना शुरू होता है, सबसे पहले उसका हेड डेवलप होगा, तब पैरों की तरफ बाकी बॉडी पार्ट डेवलप होंगे। और जब ये प्रोसेस चल रही होगी उसके साथ सेकंड प्रोसेस भी चल रहा होगा कि बॉडी सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होगा। जैसे रीढ़ की हड्डी बन गई, फिर बाहर की तरफ को बाकी बॉडी पार्ट डेवलप होना बच्चे के शुरू होते हैं, ठीक है? और ये दोनों प्रोसेसेस साथ में चलती हैं। बिफोर बर्थ भी सेम सीक्वेंस रहता है, आफ्टर बर्थ भी सेम ही सीक्वेंस रहता है ना? कि सबसे पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करेगा, देन टुवर्ड्स बॉडी, फिर बाकी बॉडी पार्ट्स पार्ट्स पे कंट्रोल करना शुरू करता है। जैसे हेड पे बैलेंस करना वो सबसे पहले सीखता है, चलना सबसे लास्ट में सीखता है वो, है ना? ऐसे अपनी कमर को सीधा पहले कर पाता है, और बाहर की तरफ को जैसे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को वो बाद में मूव कर पाता है, जैसे राइटिंग वगैरह जिसमें स्पेशली सिर्फ फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, वो बाद में वो कर पाता है ना? इस तरह के सीक्वेंस को कह देते हैं सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ हो यू कैन आस्क, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट, सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव वर्ड के बारे में आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी हमने बात की थी। संज्ञानात्मक जो वर्ड है वो संज्ञान, कॉग्निशन से आया है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग ले लें तो नॉलेज आ जाएगा, अदरवाइज मेंटल प्रोसेसेस से रिलेट किया जाता है। मतलब हमारी जो अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे सोचना हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, थिंकिंग, रीजनिंग, इन सारी मेंटल एबिलिटीज के डेवलपमेंट को ही किसका नाम दे दिया जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। मतलब बाय बर्थ जो है, ओके, वेरी गुड, बाय बर्थ हम सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, ठीक है? जब हम पैदा हुए हमें नहीं पता है कि किस सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है? बिल्कुल मनोज, फर्स्ट टाइम में इजीली क्लियर हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ लो। आपने एक स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करनी है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कि 30 में से एटलीस्ट 25 आपको आ सके उसमें, है ना? और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं आपके कि नहीं यार मेरे से हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मैं ले सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई करो ऐसे, जो भी जैसे जीके कई बार डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत वास्ट जाता है ये, है ना? या कुछ और ऐसा सब्जेक्ट, तो 15 लेने का एटलीस्ट ट्राई करो ऐसे, ठीक है? तो आराम से आपके 90 बन जाएंगे। एक दो सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होते ही हैं तो उनमें ट्राई करो मिनिमम 25 आए, और जो बिल्कुल खराब तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, आपको आते ही नहीं है ना, उसमें एटलीस्ट 15 या 10 नंबर लेने का ट्राई करना ही है आपने स्टिल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। क्यों? नहीं, टीजीटी कमीशन के लिए मास्टर्स नहीं चाहिए। टीजीटी कमीशन के लिए तो आपका सिर्फ बीएड और जो भी आपका ग्रेजुएशन है ना, वो होना चाहिए। पीजीटी के लिए मास्टर प्लस बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए नहीं, ठीक है? टीजीटी के लिए बस टैट क्लियर कर लो अपना, और उसके बाद जब भी कमीशन आएगा आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? तो सोशल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, बाय बर्थ हम सोशल नहीं हैं। हमें क्या है,
हमें हमारे पेरेंट्स, उसके बाद टीचर, नेबरहुड सब सिखाते हैं कि सोसाइटी में ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है। तो उसे हम सोशल डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। बाकी कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना लिया करो ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं, कई टाइम से तैयारी करते हैं और कंपटीशन आपको पता है बहुत हाई है, जॉब्स बहुत कम है, तो हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा करो। विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रैटेजी चलोगे, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, इवन टेट भी क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना? तो एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया करो। वो जैसे मैंने मेरी स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है, बाकी आपकी चॉइस है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप उसे फ़ॉलो करो। फिलहाल टेट के लिए ये है कि हाँ भई, आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में या तो मिनिमम 20 स्कोर करो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता सम टाइम। तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें मैक्सिमम हो सके उतना स्कोर करने की कोशिश करो, जिसमें से चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकता है, आराम से आप 25, 28 तो ला सकते हो इसमें, ठीक है? नेक्स्ट टाइप आ जाता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। मोरालिटी, नैतिकता के बारे में आपने पढ़ा होगा। नैतिकता, मोरालिटी किसे कहा जाता है? सही या गलत का पता होना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। तो बाय बर्थ हम मोरल भी नहीं है। पहले पेरेंट्स फिर टीचर हमें बताते हैं कि ये करना अच्छा है, दूसरों की हेल्प किया करो, दूसरों से अच्छे से बात किया करो, रिस्पेक्ट करो दूसरों की, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है ना? होमवर्क करना चाहिए एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसा। इन सबको क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट। सही गलत का पता होना कि क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है? तो ये सारे टाइप आ जाते हैं। इसके अलावा इमोशनल भी बना सकते हो। इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक या संवेगात्मक विकास, मतलब हमारे अंदर अलग-अलग इमोशंस हैं, बार बार सारे इमोशन हमारे अंदर प्रेज़ेंट नहीं हैं। इसके जैसे-जैसे हमारी कॉग्निटिव और बाकी तरह की डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी स्टार्ट होती है, अलग-अलग इमोशन हमारे अंदर आना शुरू होता है, जैसे फ़ियर, एंगर वगैरह हो गए और धीरे-धीरे बच्चे का इन पे कंट्रोल भी आ जाता है और उसे ही हम इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास का नाम दे देते हैं, ठीक है? छोटे बच्चों में कंट्रोल नहीं होता अभी, तो हम नहीं बोल सकते कि वो इमोशनली डेवलप हो चुके हैं, बट जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उस पे कंट्रोल करते जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि हम सारे लोग इमोशनली स्टेबल हों ही, एंगर इश्यू या कोई और प्रॉब्लम सबके अंदर रहता ही रहता है, ठीक है? तो ये सारे हमारे टाइप्स में आ जाते हैं। कितने भी टाइप बना लो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इसमें कुछ नई चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी जो पीछे पढ़ा होता है उसी में से आप प्रिंसिपल बना दे दोगे, जैसे कि मैं बनाऊँगी यहाँ पे। पीछे हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, गर्भावस्था से शुरू होकर टिल डेथ कंटिन्यू रहती है। मतलब पहला ही प्रिंसिपल हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, कि ये जो डेवलपमेंट है ये कैसी प्रोसेस है? निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। जब भी आप सिद्धांत प्रिंसिपल बताते हो किसी चीज़ के, वहाँ पे आप सीधे-सीधे ये बात कर रहे होते हो कि उस चीज़ के बारे में हमेशा ट्रू क्या होता है। यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं वो सब प्रिंसिपल बन जाता है। तो डेवलपमेंट के बारे में जो भी सार्वभौमिक चीज़ होगी, यूनिवर्सल होगी, वो सब कुछ प्रिंसिपल में आ जाएगा। ठीक है? तो पहला आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। मतलब डेवलपमेंट जो है एक दिशा, डायरेक्शन को फॉलो करती है और वो डायरेक्शन क्या है? वही जो पीछे पड़ा, सेफालोपॉडल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल। सबके साथ होता है ऐसा, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं वो सब लोग इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, है ना? नेक्स्ट उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑर्डर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। हम सारे लोग एक डेफिनिट ऑर्डर, निश्चित क्रम को भी फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमने बोला हम इन्फेंट होंगे, फिर चाइल्ड बनेंगे, फिर चाइल्ड के बाद एडोलसेंस, देन अडल्ट, है ना? इसे हम किसका नाम दे देते हैं? डेफिनिट ऑर्डर का। सब लोगों के साथ यही होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। हम सारे लोग एक यूनिफॉर्म पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का मतलब क्या हो गया? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारा बेबी हमारी तरह ही होगा ना। हमारी तरह होने का मतलब है 2 कान, 1 नाक, 1 सर, 2 लेग्स, है ना? ऐसे ही होगा। एक एलिफेंट है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट की तरह होता है। टाइगर का बेबी टाइगर की तरह। ऐसा नहीं टाइगर का बेबी कि डॉग बन जाएगा, ठीक है? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इससे ये बिल्कुल नहीं समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्लोन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना? सिमिलरिटीज होंगी, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट।
विभिन्न गति का सिद्धांत। हम सारे लोग भले ही सेम स्टेजेस को फॉलो करते हैं, है ना? सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट स्टिल हम सेम रेट से डेवलप नहीं होते हैं। हम अलग-अलग रेट से डेवलप हो रहे होते हैं। कोई पहले लंबा हो जाएगा, कोई बाद में होगा, ठीक है? किसी का मेंटल डेवलपमेंट पहले, किसी का बाद में, किसी का कभी नहीं, है ना? तो उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी शो करते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हमारे अंदर होती हैं। हम सारे लोग सेम चीज, सेम ऑर्डर फॉलो करते हुए, सेम डायरेक्शन फॉलो करते हुए भी, पर स्टिल एक दूसरे से अलग है, चाहे वो कलर की वजह से हो, या आईक्यू की वजह से हो, कास्ट की वजह से हो, रिलीजन की वजह से, कंट्री की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, एज की वजह से हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, वृत्तीय विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, ऑप्शन में दे देगा लीनियर, सरल, या स्पाइरल, यूनिडायरेक्शनल, ऐसा कुछ दे देगा। हमेशा आपने याद रखना है डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल या सर्कुलर होती है, वृत्तीय है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सपोज अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी विड्थ भी बढ़ती जाएगी ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, कि हाइट बढ़ी तो सिर्फ हाइट ही बढ़ती रहेगी, या विड्थ बढ़ी तो सिर्फ विड्थ ही बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हम डेवलप करते हैं साथ साथ में। जैसे पीछे भी बढ़ा कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इसे ही हम किसका नाम दे देते हैं? स्पाइरल डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं, वृत्तीय विकास का, याद रखना है। लास्ट इसमें कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण का सिद्धांत। ये जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी है, ये दोनों का इंटरप्ले जो है, या इन दोनों के बीच होने वाली अंत्यक्रिया का ही रिजल्ट होता है हमारा डेवलपमेंट। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन में हेरिडिटी दे देता है, एक में इन्वायरमेंट, तो जिसमें दोनों होगा, बोथ, है ना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। वही आपको चूज करना है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है ये चीज? इसे ना हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट को एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे कह दिया जाता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, प्रकृति बनाम पोषण विवाद के नाम से जानते हैं इसको। और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट किसे कहा जाता है? तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट को ही क्या कहते हैं? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट आप याद रखोगे कि ये इसमें हेरिडिटी नेचर को क्या कहा जाता है और नर्चर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हेरिडिटी नेचर है और नर्चर इन्वायरमेंट है, ध्यान रखना है। नॉर्मली प्रकृति हम किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट को कहते हैं, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पोषण है, नर्चर है। मतलब जहाँ पे हमारा पालन पोषण हुआ, वो कहाँ पे हुआ है? हमारा इन्वायरमेंट में हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो सारे प्रिंसिपल आपको क्लियर हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, याद रखना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, ये काफ़ी एक वास्ट प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, वास्ट टर्म है खुद में। तो इसके अंडर कुछ और टर्म्स को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड करते हैं, जिसमें से एक है वृद्धि, दूसरा है लर्निंग, अधिगम, एंड थर्ड आ जाता है मेच्योरेशन, परिपक्वता। ठीक है, ये तीनों चीजें रिलेट करती हैं किससे? डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका रीजन है, आगे बताती हूँ। पहले ग्रोथ तो सेम वही हो गया जिसे फिजिकल डेवलपमेंट का नाम दिया। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास का ही पार्ट है, हिस्सा है ना। बस इनमें डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है। और ग्रोथ को क्योंकि मेजर किया जा सकता है, माप सकते हैं हम, तो ये कैसी टर्म आती है? क्वांटिटेटिव टर्म आती है, मात्रा के बारे में बात करती है, मात्रात्मक है। जबकि अगर डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, तो डेवलपमेंट के केस में आप आंसर करोगे बोथ।
दोनों, दोनों क्या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होती है। बस ये एक डिफरेंस का पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी पूरा इतना बड़ा जो डिफरेंस होता है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड आता है लर्निंग। लर्निंग का एक प्रॉपर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है जो लर्निंग में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने माना है कि नहीं, डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं यहाँ पे, बट मैं अब हम बात करने वाले हैं कि कोई किसी का पार्ट नहीं है या दोनों ही एक दूसरे का पार्ट है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लर्न करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ भी, तो इसकी वजह से आपके अंदर कोई मेंटल डेवलपमेंट होगी, है ना? तो मतलब इस केस में लर्निंग पहले हुई, डेवलपमेंट बाद में होगा। बट यही सेम चीज़ अगर हम 2-3 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसे कुछ भी ये समझ नहीं आएगा। आपने पहले ग्रेजुएशन किया, बीएड, जेबीटी किया, उसके बाद ये चीज़ें समझने लगे, है ना? 2-3, 10 साल का बच्चा, मान लो 10 साल का भी बच्चा, वो कहाँ से समझ लेगा ये चीज़ें? तो मतलब उस केस में उसका पहले डेवलप होना ज़रूरी है, फिर लर्निंग होगी। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसका पार्ट है, आप आंसर करोगे, बोथ आर इंटररिलेटेड। विकास और अधिगम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। दोनों ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है? एंड लास्ट वन इज मैच्योरिटी, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या आ जाएगा? मैच्योरेशन एक तरह से बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को कह देते हैं। मतलब विद एज जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वही मैच्योरिटी, परिपक्वता कहलाता है, जो अगेन खुद दो टाइप का होता है। फिजिकल मैच्योरिटी, शारीरिक परिपक्वता, और कॉग्निटिव मैच्योरिटी, संज्ञानात्मक परिपक्वता। ठीक है? फिजिकल मैच्योरिटी से मतलब है जैसे विद एज हम क्या करने लगे, फिजिकल स्किल सीखने लगे, जैसे आपकी राइटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारी फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर आती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या, सॉरी, डेवलपमेंट नहीं, मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी संज्ञानात्मक परिपक्वता होगी। मतलब लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है? जैसे समझ आती जाएगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ जाती है। तो जैसे फिजिकल यहाँ पे भले ही वर्ड यूज़ किया है, बट सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वो तो लिमिटेड पीरियड के लिए है ग्रोथ एक तरह से, बट फिजिकल मैच्योरिटी लाइफ लॉन्ग होती है। कॉग्निटिव मैच्योरिटी या सिंपली मैच्योरेशन, परिपक्वता के बारे में बात करें, ये लाइफ लॉन्ग है। सेम जैसे डेवलपमेंट होगी आपकी या लर्निंग होगी, ये तीनों ही लाइफ लॉन्ग है। इसमें जो लाइफ लॉन्ग नहीं है वो सिर्फ हमारी ग्रोथ है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। बाकी लर्निंग, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, ये तीनों ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है? लास्ट में अब इसमें बात करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कुछ भी आप नाम लो, वो सब कुछ इसका फैक्टर बन जाएगा। कुछ भी नाम क्या? जैसे मैं बोलूँ हेरिडिटी, अनुवांशिकता, तो ये क्या करती है? ऑब्वियसली पीछे बोला ही, क्या करेगी? डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, है ना? फूड, जो आप खाना खाते हो, वो भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बोला जाता है ना, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बच्चे को। इसके अलावा सनलाइट भी, ठीक है, फ्रेश एयर, सोसाइटी, समाज, कुछ भी आप बोल लो, वो सब कुछ क्या करता है? डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है? परिवार, समाज, एनीथिंग, कुछ भी बोल लो, क्योंकि हमने शुरू में बोल दिया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरप्ले ही है डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली एक तो हेरिडिटी तो अलग चीज हो गई, उसके अलावा सब कुछ किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है। तो सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आएगा, वो सब कुछ हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? तो आज की क्लास का एंड करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है? जिससे मुझे भी पता चल जाए आपको कितना समझ आया, कितना नहीं। नेक्स्ट में हम फिर नया कोई टॉपिक करेंगे। तो क्वेश्चन का एक बार पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा, किस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है और आप आंसर कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब ए चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ? कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक बुद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? हिंदी में भी आपको क्वेश्चन पता लग गया होगा। ऑप्शन है
क्वालिटेटिव, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, कॉन्सेप्चुअल, संकल्पनात्मक और अनऑर्गेनाइज्ड। असंगठित। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करो और बाकी लोग जो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट में अपना आंसर कर देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो आंसर करो, क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ। क्वेश्चन को समझ लो पहले, देन ट्राई टू आंसर। बताओ। चलो देख लेना, क्वेश्चन का आंसर कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे, और ऐसे ही डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, गुड नाइट।